हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैनिया पर। आज हम इस वीडियो में क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल कवर करने जा रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हम 4 मेन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, सेकंड डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल px बाय एन अनदर पॉलिनोमियल gx, थर्ड पॉइंट होगा रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम, and the fourth one is algebraic identities and sums based on these identities। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेट px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और px इज इक्वल टू ax स्क्वायर ax क्यूब होगा, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d एट्सेट्रा। मीन्स हमारे पास एक पॉलिनोमियल px होगा, वो क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, क्यूबिक भी हो सकता है, इवन लीनियर भी हो सकता है। तो अगर आपको लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पहचाने नहीं आते तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर पॉलिनोमियल के ऊपर जो बेसिक वीडियो बनी हुई है पहले उसको देख लीजिए, तब आपको ये वीडियो और अच्छे से समझ में आएगी। सो लेट px इज इक्वल टू दिस वन और दिस वन। मीन्स आपके पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या फिर आपके पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसको आपने px से डिनोट किया हुआ है, वेयर a b c एंड d आर रियल नंबर्स। ये जो एक्सप्रेशंस मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, यहाँ पर a b c और जो नीचे पॉलिनोमियल मैंने लिखा हुआ है a b c एंड d, इसमें जो कोफिशिएंट्स हैं ये रियल नंबर्स होंगे। So if px be like this, then all those values of x which when put in px make the polynomial px 0 are called zeros of the px। ये जो मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट लिखी हुई है ये सिंपली यह कहती है कि अगर हम x की वो वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं, x की वो सभी वैल्यूज जो px में रखने पर px को 0 के बराबर कर दें, 0 के इक्वल कर दें, x की वो सभी वैल्यूज जो है px की जीरोस कहलाएंगी। तो अभी हमने देखा कि कोई पॉलिनोमियल px के जीरोस हम किसको कहेंगे, x की वो सभी वैल्यूज जो px में रखने पर px को 0 के बराबर कर दे उसे हम px के जीरोस कहेंगे। तो अगला क्वेश्चन आता है कि भाई हम कैसे किसी पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट करें। तो टू फाइंड जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल वी जस्ट इक्वेट इट टू 0 एंड सॉल्व द कोरस्पॉन्डिंग पॉलिनोमियल इक्वेशन। देखिए अभी तक मैं पॉलिनोमियल करके बात कर रहा हूँ और अब अचानक में मैंने पॉलिनोमियल इक्वेशन वर्ड यहाँ पर यूज करे हैं। ऐसा क्यों? देखिए पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन होता है, जब आप किसी पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रख देते हैं, उसको 0 के साथ इक्वेट कर देते हैं, तो जो आपको एक्सप्रेशन मिलता है उसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो किसी पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हम उस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रख देते हैं और जो हमें कॉरस्पॉन्डिंग पॉलिनोमियल इक्वेशन मिलती है उसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल लिए हुए हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में मैंने एक लीनियर पॉलिनोमियल लिया हुआ है जिसको 2 स्टेप्स में मैंने उसका 0 फाइंड किया है। मैंने फर्स्ट स्टेप में उसको 0 के इक्वल रखा और एक ही स्टेप में ये सॉल्व हो गया। 6th और 7th स्टैंडर्ड के बच्चे भी इस इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं। देन x इज इक्वल टू -6/5। अब यहाँ पर जो सेकंड एग्जांपल है, यहाँ पर मैंने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया हुआ है और जिसको मैंने px से डिनोट किया हुआ है। अब हमने px को 0 के इक्वल रख दिया। इट मीन्स -6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, ये 8th स्टैंडर्ड में आपने इस तरह के जो है इक्वेशन सॉल्व किए होंगे। फर्स्ट जो टर्म है उसको एज इट इज रखेंगे, लास्ट टर्म उसको भी एज इट इज रखेंगे और जो मिडिल टर्म है, इसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड के नाम से भी जाना जाता है। मिडिल टर्म को कुछ इस तरीके से स्प्लिट करेंगे कि प्लस माइनस करने पर हमें यही टर्म मिले, ये मिडिल टर्म हमें मिले, और वो जो स्प्लिटिंग टर्म्स है उनको मल्टीप्लाई करने पर हमको वो वैल्यू मिले जो फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने पर मिलती है। देखिए अगर मैं फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे को मिलेगा -36x स्क्वायर। और देखिए
ये जो स्प्लिटिंग टर्म्स हैं, अगर मैं इन्हें मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे को -36x² ही मिलेगा। अब मैंने तो ये कर दिया, तो आप कहेंगे सर आपको कैसे पता चला? तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसको मैं एक बार पहले ये कंप्लीट कर लेता हूँ ये सॉल्यूशन, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप ये स्प्लिटिंग टर्म्स किस तरीके से आप ऑब्टेन कर सकते हैं। तो आइए फोर्थ स्टेप देखते हैं इसका। अब फर्स्ट टू टर्म में अगर हम कॉमन आउट करें तो 3x कॉमन आउट हो जाएगा और ब्रैकेट के अंदर हमको मिलेगा -2x + 3। देखिए इसमें देखिए 3 इसका एक फैक्टर है, इसका भी 3 एक फैक्टर है, वो जो है फैक्टर आउट हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे x² है, यहाँ x है, तो जो स्मॉल पावर होती है वो बाहर आ जाती है। तो हमें ये इस तरीके से कुछ मिलने वाला है। अगर हम लास्ट टू टर्म्स की बात करें तो अब देखिए हम कॉमन यहाँ पे -2 भी ले सकते थे, लेकिन अगर मैं -2 कॉमन लेता हूँ तो ब्रैकेट के अंदर मेरे को कुछ ऐसा एक्सप्रेशन मिलेगा जो इसके इक्वल नहीं होगा। आप चेक कर सकते हैं, मैं शुरुआत में मैंने अभी बोला, इस जब सम को मैंने स्टार्ट करा था मैंने कहा था इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं आपने 8th स्टैंडर्ड में किए होंगे। आपकी कोशिश ये रहती है कि कॉमन आउट करने के बाद जो आपको ये ब्रैकेट्स मिलते हैं दो, इसमें आपको इक्वल एक्सप्रेशंस मिले ताकि आप उसको फर्दर कॉमन आउट कर सकें। तो अगर मैं -2 कॉमन आउट करता तो यहाँ पर मेरे को +2x मिलता, जो कि यहाँ पर -2x के इक्वल नहीं आता, इसलिए मैंने यहाँ पर +2 को कॉमन आउट करा और तो मेरे को -2x + 3 ब्रैकेट में यहाँ पर अंदर मिल गया। अब 3x + 2 एक साथ लिख दिया और -2x + 3 का जो ब्रैकेट यहाँ पर 2 बार आया उसको एक बार लिख दिया। या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये 2 टर्म हैं और ये 2 टर्म्स हैं और मैंने इसमें ये जो कॉमन टर्म्स हैं ये कॉमन आउट कर लिए और 3x + 2 मेरे को ब्रैकेट के अंदर मिल गया। अब ये पूरा एक्सप्रेशन 0 के बराबर कब होगा? या तो ये 0 हो या फिर ये 0 हो। तो पहले मैं मान लेता हूँ कि भाई -2x + 3 इस ब्रैकेट के 0 होने की वजह से ये कंप्लीट एक्सप्रेशन 0 के इक्वल है। तो यहाँ से x की वैल्यू जो है 3/2 आ जाती है। या फिर ऐसा हो सकता है कि ये ब्रैकेट 0 के इक्वल ना हो, ये ब्रैकेट 0 के इक्वल हो, जिसकी वजह से कंप्लीट जो है 0 हो गया। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी -2/3। तो मेरे को x की 2 वैल्यूज मिलती हैं और ये x की 2 वैल्यूज इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज हैं। मीन्स x की ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पर रख देता हूँ तो ये पूरा पोलिनोमियल जो है 0 के इक्वल हो जाएगा। या फिर अगर मैं ये वैल्यू न रखकर ये वैल्यू रख देता हूँ यहाँ पर तो भी ये पोलिनोमियल 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 2x की वैल्यूज जो हमें मिली हैं ये इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज हैं और 0 एक ऐसी क्वांटिटी, किसी पोलिनोमियल का 0 x की वो वैल्यू होती है जो उस पोलिनोमियल को 0 कर देती है अगर हम उस x की वैल्यू को उस पोलिनोमियल में रखते हैं। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जब हमने फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया था तो हमें 36 मिला था। हम उस 36 के फैक्टर्स अगर करें तो हमें फैक्टर्स मिलते हैं 2 प्राइम फैक्टर्स 2 × 2 × 3 × 3। अब हम 36 को जो है कई तरीके से यहाँ पे ऑब्टेन कर सकते हैं। 4 × 9 करके भी 36 आएगा। देखिए फर्स्ट टू टर्म मल्टीप्लाई करें, लास्ट टू टर्म मल्टीप्लाई करें, इनका मल्टीप्लिकेशन 36, यानी कि हम 36 को 4 × 9 लिख सकते हैं। हम 36 को फर्स्ट 3 टर्म्स और लास्ट टर्म के मल्टीप्लिकेशन यानी कि 12 × 3 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। हम 36 को 18 × 2 = 36 इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यानी 36 को लिखने के कई तरीके हैं। इवन हम 36 को 36 × 1 इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास कई पॉसिबिलिटीज़ हैं 36 को लिखने की, लेकिन हमने 36 को कुछ इस तरीके से लिखना है कि हमारा जो मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ उनको प्लस माइनस करने पर हमको प्लस में 5x मिले। देखिए यहाँ पर हमें प्लस में 5x भी चाहिए। तो हम ये देखेंगे जो हमारे पास डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं इसमें कौन सी पॉसिबिलिटी हमारे को बोथ द कंडीशंस को सेटिस्फाई करिए। तो देखिए 9 और 4 को अगर हम कंसिडर करें तो हमें 36 मिल रहा है और कहीं ना कहीं 9 में से अगर हम 4 को माइनस करते हैं तो 5x भी मिल रहा है। अब बात आ जाती है प्लस माइनस की। देखिए मल्टीप्लाई करने पर हमें -36 चाहिए जबकि प्लस माइनस करने पर हमको +5x चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर हम देखिए हमने ये 4 और 9 का कॉम्बिनेशन चूज कर लिया, पहले तो ये समझ लीजिए, ये फिक्स हो गया कि हम इस कॉम्बिनेशन के साथ वर्क करने जा रहे हैं। अब 9x - 4x = 5x ये हमारी नीड है, ठीक है, यहाँ पे हमारी सेटिस्फाई हो रही है।
और अगर हमने मल्टीप्लाई करें तो हमें -36x² भी मिला, यानी बोथ द कंडीशंस, बोथ द रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर फुलफिल हो रही हैं। लेकिन अगर मैंने +9x ना लेकर -9x और +4x लिया होता तो इनका मल्टीप्लीकेशन तो मुझे -36x² मिल जाता जो मुझे चाहिए, बट प्लस माइनस करने पर -5x मिलता, जबकि मुझे +5x चाहिए। इट मीन्स कॉम्बिनेशन तो 4 और 9 का ही होगा, बट -9x + 4x ना होकर वो 9x - 4x होगा। तो आप देख सकते हैं मैंने +9x और -4x यहाँ पर लिया हुआ है। तो इस तरीके से हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। आइए थर्ड पॉइंट देखते हैं इस वीडियो में। थर्ड पॉइंट है डिवीजन ऑफ px बाय gx, यानी हम किसी पोलिनोमियल px का gx से डिवीजन करेंगे। तो px यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, एक पोलिनोमियल है 3x⁴ 3x4 - 4x³ - 3x - 1। तो ये px है। gx इक्वल है x - 1। देखिए x - 1 जो ये पोलिनोमियल है ये लीनियर पोलिनोमियल है, और ये जो px है ये क्वाड्रुपल पोलिनोमियल है, यानी 4 पावर वाला। ये जो बेसिक्स मैं अभी यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ ये मैंने एक वीडियो में अलग से पोलिनोमियल के बेसिक्स के ऊपर वीडियो बनाई हुई है, जो प्लेलिस्ट में है। आप प्लेलिस्ट में जाके उसे चेक कर सकते हैं। अगर आप उस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। तो gx हमारा x - 1 है और px है 3x⁴ - 4x³ - 3x - 1। अब डिवीजन करने के लिए देखिए स्टेप्स कैसे हैं कि आप इस पोलिनोमियल का फर्स्ट टर्म लीजिए 3x⁴ और इस लीनियर पोलिनोमियल का फर्स्ट टर्म यानी कि x, और आप यहाँ पे डिवीजन परफॉर्म कीजिए। इसके फर्स्ट टर्म को लेना है और इसके फर्स्ट टर्म को, तो आप डिवाइड करेंगे तो 3x³ आपको मिलने वाला है। ये आपका क्वोशिएंट वाले पोलिनोमियल का फर्स्ट टर्म होगा। 3x³ आप यहाँ पर ले लेंगे। मान लीजिए अभी ये टर्म्स नहीं आए हुए हैं, इन पर आप फोकस मत कीजिए। ये जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ टर्म है इनको, ये अभी आएंगे बाद में। 3x³ आप ले लीजिए, फर्स्ट क्वोशिएंट वाला जो पोलिनोमियल उसका फर्स्ट टर्म हमारा 3x³ हो जाएगा। अब इस 3x³ से आप x को भी मल्टीप्लाई करेंगे और -1 को भी। तो ऐसा करने पर देखिए 3x³ × x 3x⁴ आ जाएगा, एंड 3x³ मल्टीप्लाइड -1 आपका -3x³ आएगा। आप साइन चेंज करेंगे तो ये यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा, और +3x³ और -4x³ अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको -x³ मिलेगा। -3x -1 ये एज इट इज यहाँ पर नीचे आ जाएंगे। अब जिस तरीके से आपने फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर डिवीजन परफॉर्म करा, सेम आपको यहाँ पर रिपीट करना है। आप इस पोलिनोमियल का -x⁴ -3x और -1 इस पोलिनोमियल के फर्स्ट टर्म को लिखेंगे, और जो gx है उसके फर्स्ट टर्म से उसको आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा -x²। देख लीजिए मैंने पे सॉल्व किया हुआ है -x²। ये आपके क्वोशिएंट वाले पोलिनोमियल का सेकंड टर्म होगा, और आप इस -x² से आप x को और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको टर्म्स मिलेंगे -x³ + x²। अब देखिए ऊपर क्यूब वाला टर्म है, 1 पावर वाला टर्म है, और 0 पावर वाला टर्म है, x² वाला टर्म नहीं है। मीन्स इस x² का के लिए कोई भी लाइक टर्म ऊपर वाले पोलिनोमियल में नहीं है, तो यहाँ पर प्लस माइनस परफॉर्म नहीं हो सकता स्क्वायर वाले टर्म के लिए। यहाँ पर साइन चेंज करने पर ये फर्स्ट टर्म्स कट जाएंगे, -x² एज इट इज उतारेंगे, -3x और -1, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ हो ही नहीं पाया क्योंकि लाइक टर्म्स नहीं थे, तो हमको ये मिलेगा। अब इसी तरीके से आप इसके फर्स्ट टर्म को दोबारा इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर -x आएगा। देखिए -x आपको मिलेगा, -x से आप जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको -x² + x ये मिल जाएगा। साइन चेंज करेंगे ये क्रॉस हो जाएंगे, और -x और -3x यहाँ पर -4x और ये -1 एज इट इज उतर जाएगा। -3x और -x ये ऐड अप हो जाएंगे, -4x आ जाएगा और -1। फिर आप इस -4x को x से डिवाइड करेंगे, यानी इस पोलिनोमियल के फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे। बार बार वही प्रोसेस रिपीट हो रहा है, तो आपको -4 मिलेगा। देख लीजिए -4x डिवाइडेड बाय x -4x, तो यहाँ पे -4 आपको मिलेगा। -4 से आप इसको और इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा हम काफ़ी देर से करते आ रहे हैं। तो
-4x + 4 आपको ये मिलेगा। जैसे ही आप साइन करेंगे, चेंज करेंगे तो ये क्रॉस हो जाएंगे और -4 और -5 ऐड होके -5 आपको एज रिमाइंडर मिल जाएगा। अब यहीं पर फैक्टर थ्योरम को समझाया जा सकता है। फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट आपको बुक में लिखा हुआ मिल जाएगा। वो स्टेटमेंट और जो मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट मिला है वो उनका दोनों का मीनिंग सेम है, बट लिखने के तरीके अलग हैं। जबकि अगर आपको फैक्टर थ्योरम लिखने को आता है तो आप बुक की ही डेफिनेशन को प्रेफर करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप यहाँ से इसको समझ सकते हैं। फैक्टर थ्योरम इस डिवीजन से भी समझा जा सकता है। देखिए, जब मैंने डिवीजन परफॉर्म करा तो मेरे पास एक पोलिनोमियल gx था, एक पोलिनोमियल px था। जब मैंने डिवाइड करा तो मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आया, 0 के अलावा कुछ भी आ जाए। यहाँ पर नंबर आया है, नंबर ना आकर अगर कोई यहाँ पर पोलिनोमियल भी आ जाता, x की टर्म में कोई एक्सप्रेशन भी आ जाता, तो फिर भी वो 0 तो नहीं है। तो यहाँ पर चाहे कोई नंबर आ जाए कांस्टेंट, या फिर यहाँ पे कोई x में एक्सप्रेशन आ जाए, यानी कि कोई भी क्यूबिक, क्वाड्रेटिक या लीनियर पोलिनोमियल यहाँ पर आ जाए एज रिमाइंडर, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो हम ये कहेंगे कि x-1 यानी कि gx px का फैक्टर नहीं है। देखिए लिखा हुआ है सिंस रिमाइंडर इज नॉट 0, इसलिए gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। और अगर 0 आ जाता तो देखिए स्टेटमेंट, ये तो मैंने जस्ट यहाँ से लिंक करा हुआ है, स्टेटमेंट मैंने ये लिखी हुई है। इफ़ यू डिवाइड px बाय अ पोलिनोमियल gx एंड गेट रिमाइंडर rx, यानी कि ये जो रिमाइंडर होगा ये भी एक पोलिनोमियल होगा। आप कहेंगे सर ये तो पोलिनोमियल नहीं है, ये x⁻0 वाला पोलिनोमियल है, ये एक मोनोनोमियल है। जितने भी रियल नंबर्स होते हैं वो पोलिनोमियल भी होते हैं, उन पोलिनोमियल की पावर 0 होती है। x⁻1 होगा तो -5 इंटू x⁻0 यानी -5 इंटू 1, वो -5 ही हो जाता है। इट मीन्स ऑल रियल नंबर्स आर पोलिनोमियल। तो इफ यू डिवाइड px बाय gx एंड गेट rx इज इक्वल टू 0, आपको रिमाइंडर 0 मिल जाए, देन gx इज अ फैक्टर ऑफ px। तो अगर 0 रिमाइंडर मिलता है तो gx px का फैक्टर होगा। अगर 0 के अलावा कोई और पोलिनोमियल आपको मिल जाता है रिमाइंडर की फॉर्म में तो gx px का फैक्टर नहीं होगा। आइए देख लेते हैं रिमाइंडर थ्योरम को। रिमाइंडर थ्योरम की भी यहाँ पर जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है वो बुक की स्टेटमेंट से थोड़ी अलग है, बट मीनिंग कंप्लीट वही है। इफ यू डिवाइड px बाय gx द रिमाइंडर कैन आल्सो बी ऑब्टेन्ड बाय सॉल्विंग p और ब्रैकेट के अंदर 0 ऑफ gx। अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग यह है कि अगर आप gx से px को डिवाइड कर रहे हैं और बिना डिवाइड करना चाह रहे हैं और बिना डिवाइड करे आप जो है रिमाइंडर पता करना चाह रहे हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। आपने क्या करना है, 0 ऑफ gx, जो gx पोलिनोमियल है उसका 0 फाइंड आउट कर लीजिए। बहुत आसान है, अभी सिखाया मैंने आपको। तो उसका जो 0 वैल्यू आएगा, यानी x की वो वैल्यू जो gx को 0 करती है, वो वैल्यू आपने px में रख देनी। देखिए ये px है, px, x की जगह पर आपने gx का 0 रख देना है और फिर px को सॉल्व कर लेना है। जो वैल्यू आपको मिलेगी ये वही वैल्यू होगी कि अगर आपने gx से px को एक्चुअल में डिवाइड किया होता, वो वैल्यू जो आपको मिलती वही वैल्यू आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो वेयर यहाँ पर एक कंडीशन है कि gx इज अ लीनियर पोलिनोमियल। जब रिमाइंडर थ्योरम को आप यूज करेंगे तो आपका gx एक लीनियर पोलिनोमियल होना चाहिए, यानी पावर 1 वाला पोलिनोमियल होना चाहिए, ये कंडीशन है। इन द प्रीवियस एग्जाम्पल, अगर हम प्रीवियस एग्जाम्पल की ही बात करें तो हमने डिवीजन परफॉर्म किया और रिमाइंडर हमें -5 मिला। अगर हम विदाउट डिवीजन, सिर्फ हमें ये पता हो कि gx क्या है, px क्या है, और विदाउट डिवीजन अगर हम रिमाइंडर फाइंड आउट करना चाहें तो हम ऐसा कर सकते थे रिमाइंडर थ्योरम के यूज से। देखिए gx x-1 था, 0 अगर हम निकाले gx का तो देखिए मैंने यहाँ पे gx को 0 के इक्वल करा, x-1 को 0 के इक्वल करा, x की वैल्यू 1, इतना ईजी है क्योंकि लीनियर पोलिनोमियल होता है ना gx, तो रिमाइंडर थ्योरम में कंडीशन है। तो हमने gx का 0 अगर फाइंड आउट करा तो हमें x की वैल्यू 1 मिली। अब ये x की वैल्यू 1 जो कि gx का 0 है, ये हम px में पुट कर देंगे। देखिए px, x की जगह पे 1 आ गया जो कि gx का 0 है, और हमने px को सॉल्व करा। देखिए -5 आएगा। आप इसे देखिए, 1-2 स्टेप मैंने यहाँ पे सॉल्व किए हुए, आपको समझ में आएगा कि ये -5 ही आने वाला है। एज वॉज ऑब्टेन्ड बाई परफॉर्मिंग px डिवाइडेड बाई gx, ये वही वैल्यू है जो हमें मिली थी बाई परफॉर्मिंग px डिवाइडेड बाई gx जब हमने एक्चुअल में डिवीजन करा था।
और रिमाइंडर थ्योरम में देखो कितना आसान कर दिया, वही रिमाइंडर हमें विदाउट डिवीजन भी मिल गया। और आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने रिमाइंडर को RX लिखा हुआ है, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर जो डिवीजन है, एक पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड किया जा रहा है, तो हमें जो QX मिलेगा कोशेंट और जो हमें RX मिलेगा रिमाइंडर, वो भी पोलिनोमियल ही होंगे। अब देखते हैं कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। मैंने इस पेज के इस हिस्से में वो आइडेंटिटीज लिखी हैं जो जिनसे आप यूज टू हैं, जिन्हें आपने 7th 8th में पढ़ा हुआ है, जैसे a² - b² a + b a - b होता है एंड सो ऑन, आप देख सकते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड में मैंने 1 2 3 4 आइडेंटिटीज लिखी हुई हैं। इनके ऊपर आपने 8th क्लास में काफ़ी सम्स सॉल्व किए हुए हैं, इसलिए हम इन पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। इस वीडियो में भी कोई फोकस इस पे मैंने नहीं किया हुआ है। जहाँ तक इन 4 क्वेश्चंस का सवाल है, आइडेंटिटीज़ का सवाल है, तो ये आपके लिए कुछ नहीं है, तो इन पर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। a³ + b³ इक्वल होगा a + b ब्रैकेट के अंदर और a² + b² - ab। अब यहाँ पर इसको याद करने की ट्रिक ये है कि जब a³ + b³ जब प्लस है तो फर्स्ट जो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स हैं वो प्लस में है, और जब माइनस है तो माइनस में है। और a² b² दोनों ऊपर और नीचे देखिए प्लस में ही है, यानी कि साइन कहाँ चेंज हो रहा है, यहाँ प्लस है तो -ab है और माइनस है तो +ab है, सिर्फ इतना चेंज है। a² b² दोनों जगह देखिए प्लस में ही है, और जहाँ प्लस है फर्स्ट टर्म वहाँ प्लस में है, जहाँ माइनस है वहाँ फर्स्ट टर्म माइनस में है। बस यहाँ पर चेंज है कि यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ माइनस है, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है। तो इस तरीके से इसे याद किया जा सकता है। दूसरा है थर्ड जो आइडेंटिटी है जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, वह है x + y + z का होल स्क्वायर। अब मैंने यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाया है क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं बचा था, तो मैंने इसे नेक्स्ट पेज पे डिस्कस किया हुआ है। अभी इसको डिस्कस करते हैं थोड़ी देर में। x³ + y³ + z³ - 3xyz, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये किसके इक्वल होगी, इसे भी मैंने नेक्स्ट पेज में डिस्कस किया हुआ है और इनके ऊपर सम्स मैंने वहाँ पर सॉल्व किए हुए हैं। तो आइए देखते हैं x + y + z का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा। ये इसके इक्वल होगा x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx। देखिए पैटर्न है, पहले 3 टर्म्स स्क्वायर में है, उसके बाद 2xy देन yz देन zx पैटर्न में। आसानी से इसको आप याद कर सकते हैं। जो सेकंड एक्सप्रेशन जिसको मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ था, उसका जो एक्सपेंडेड फॉर्म है वो ये है। x + y + z, इसको आपने एक ब्रैकेट में प्लस में लिखना है, उसके बाद x² + y² + z², ये 3 टर्म्स प्लस में, देन -xy -yz -zx। तो आइए क्वेश्चन परफॉर्म करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं पहली आइडेंटिटी के ऊपर कि हमें फैक्टराइज करना है इस एक्सप्रेशन को हमने फैक्टराइज करना है। तो इसको कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, देखिए हमें ये पहचानना है कि ये किस फॉर्मूले के साथ लिंक है, किस फॉर्मूले से मैच कर रहा है। क्या ये फर्स्ट आइडेंटिटी के साथ मैच कर रहा है? अगर आप इस फर्स्ट आइडेंटिटी की राइट हैंड साइड को देखिए और लास्ट 3 टर्म्स को देखें तो x y y z और zx का पैटर्न है। x y y z zx का पैटर्न यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। इससे क्लियर हो जाता है कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है, इसका जब हम फैक्टर फॉर्म लाना चाहते हैं, इसका फैक्टराइज करना चाहते हैं, तो हमें ये एक्सप्रेशन का, ये आइडेंटिटी हमें काम आने वाली है। अब ये 2x², जो 2x² है, ये a² की फॉर्म में नहीं है, मीन्स ये होल स्क्वायर की फॉर्म में नहीं है, हमें इसे होल स्क्वायर की फॉर्म में लाना है। तो आप 2 किसका स्क्वायर है, √2 का स्क्वायर है, और x² किसका स्क्वायर है, x का है। तो हम इस फर्स्ट टर्म को √2x का होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसे ही y² तो y² होगा। 8z², इसको कैसे लिख सकते हैं, तो 8 जो है 2√2 का होल स्क्वायर होता है। 2√2 का स्क्वायर करके देख लीजिए आप रफ में, आपको 8 मिलेगा। और z का स्क्वायर तो z का स्क्वायर होता है। अब ये माइनस कहाँ से आए, इसको समझिए। देखिए इस एक्सप्रेशन में यहाँ पर yz जो है, ये वाला जो एक्सप्रेशन है जो मैंने यहाँ पर अंडरलाइन करा हुआ है, ये वाला जो टर्म है, इसमें यहाँ पर प्लस है। अब यहाँ पर प्लस कैसे हो सकता है, अब हमें ये सोचना है, लॉजिक लगाना है कि यहाँ पर प्लस कैसे आएगा। 2 तरीके से आ सकता है। देखिए मैंने केस फर्स्ट और केस सेकंड, 2 केस यहाँ पे डिस्कस करे हुए हैं। यहाँ पर प्लस कैसे आएगा, या y z दोनों पॉजिटिव हों या y और z दोनों नेगेटिव हों।
यानी कि जो हमने ये एक्स वाई जेड यहाँ पर फाइंड आउट करे होल स्क्वायर की फॉर्म में इन्हें लाकर, ये वाई और जेड या तो दोनों नेगेटिव हो जाएं, तो ये मैंने केस फर्स्ट बनाया हुआ है, और एक्स पॉजिटिव रहे, या फिर ये दोनों एक्स और वाई दोनों ही पॉजिटिव हो, या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। तो पहले मैंने दोनों को नेगेटिव ले लिया, और ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको मैंने कैसे तोड़ना है, 2xy 2x, देखिए x का स्क्वायर है ना, तो ये x है, 2xy और y मैंने नेगेटिव लिया हुआ है। मैं अभी बोला ना y और z दोनों नेगेटिव लिए हुए हैं, अभी सेकंड केस में दोनों को हमने पॉजिटिव लेना है, अभी दोनों को नेगेटिव लिया हुआ है। तो 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, तो इस फॉर्म में हमने इसे लिख लेना है। इस फॉर्म में हम कब लिख पाएंगे, जब हम एक्स वाई जेड को पहले फाइंड आउट कर लें। यहाँ पर हमें एक्स वाई जेड के बारे में पता नहीं चल रहा था क्लियर, हमने उनको होल स्क्वायर की फॉर्म में लाए, तब हमें पता चला कि हाँ एक्चुअल में एक्स क्या है, वाई क्या है, जेड क्या है। एक बार एक्स वाई जेड हमें पता चल गया, फिर हम जो है साइन के ऊपर गए, चिन्ह के ऊपर, कि भाई माइनस में होगा प्लस में होगा, कौन ए बी सी में से कौन सा प्लस में होगा कौन से माइनस में होगा, वो हमने यहाँ से आइडिया लगाया। लास्ट 3 टर्म में आप उस टर्म को पकड़ लीजिए जो प्लस में है। ये प्लस में कब होगी, या तो दोनों प्लस हो वाई और जेड, या दोनों नेगेटिव हो। तो पहला केस मैंने नेगेटिव वाले ले लिया। अब नेक्स्ट स्टेप तो कुछ है, बहुत ही ईजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। देखिए ये एक्सप्रेशन किसका है, ये, और इसको कैसे लिखा जा सकता है, इस तरीके से, यानी x प्लस वाई जेड का, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो देखिए x प्लस वाई नेगेटिव है, प्लस जेड का होल स्क्वायर। एक्सप्रेशन में आप जब जनरल एक्सप्रेशन में जाएंगे तो आप देखेंगे कहीं पर भी माइनस नहीं है। इट मीन्स ये माइनस कहाँ से आएंगे, y और z के खुद के माइनस होने की वजह से यहाँ माइनस आएंगे। तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो इसको फर्दर अगर आप सॉल्व करेंगे तो √2x प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, माइनस वाई माइनस 2√2z का होल स्क्वायर। तो ये आपने इसको फैक्टराइज कर दिया। यहाँ पर इसको फर्दर एक स्टेप और आप कर सकते हैं कि भाई ये जो होल स्क्वायर है इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, एक बार इस ब्रैकेट को लिख के एक बार फिर लिख दीजिए मल्टीप्लाई में। जैसे अगर आपके पास ए स्क्वायर है तो आप लिखते हैं ना a इंटू ए, तो इस ब्रैकेट को 2 बार आप लिख दीजिए मल्टीप्लाई में, तो ये फैक्टर्स हो गए। सेकंड स्टेप, क्योंकि मैंने यहीं पर जो है सेकंड केस को अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया, तो इसको थोड़ा जल्दी में करते हैं। एक्स इस बार हमारा नेगेटिव है और वाई और जेड हमारा पॉजिटिव है, तो ये फैक्टराइज हो गया। और ये लास्ट की जो 3 टर्म्स हैं उनको मैंने डॉट डॉट कर दिया, क्योंकि उनको तो आप 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपको x y z तो पता चल गया ना यहाँ से, और उनके साइन के साथ आपको पता चल गया। सेकंड जो इसमें मैंने एग्जांपल लिया है वो इस आइडेंटिटी पर लिया हुआ है। हमें फाइंड करना है कि -12 का क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब, इसको सॉल्व करना है। इसको आप नॉर्मल तरीके से सॉल्व करें तो आपको 12 का क्यूब करना पड़ेगा, देन 7 का क्यूब करना पड़ेगा, 5 का क्यूब करना पड़ेगा, फिर उनको ऐड करना पड़ेगा, एक लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक पैटर्न देखें तो x और y और z जिनका क्यूब हो रखा है उन x y z को ऐड करने पर 0 आ रहा है। और अगर हम इस फॉर्मूले पे जाएं, सॉरी आइडेंटिटी पर जाएं, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके इक्वल होगा, ये एक्सप्रेशन प्लस 3xyz, ये इधर आ जाएगा। और ये एक्सप्रेशन 0 कब हो जाता है, जब x प्लस वाई जेड 0 हो जाए। अगर ये 0 हो गया तो इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होकर ये होल 0 हो जाएगा, यानी कि x क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब का सम किसके इक्वल होगा, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस 3xyz के इक्वल। वही काम यहाँ पर हमने किया हुआ है कि भाई हमने देख लिया कि x प्लस वाई प्लस जेड का जो सम है वो 0 है, इसलिए हम x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब को कैसे लिख सकते हैं, 3xyz की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो -36 इंटू 35 आएगा। इसको फर्दर आप सॉल्व करके एक नेगेटिव वैल्यू आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अब इस वीडियो में मैंने जो लास्ट एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल सी, वो है, ये बुक का ही क्वेश्चन है। आपने इस इक्वेशन को वेरीफाई करना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। इसको 2 तरीके से किया जा सकता है। पहले मैंने राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड तक मैं पहुंचाऊं, और फिर मैंने जो दूसरी तरीके से करा उसमें मैंने पहले लेफ्ट हैंड साइड लिया और फिर मैं राइट हैंड साइड पे पहुंचाऊं। तो पहले राइट हैंड साइड हमने ये ली। अब अगर आप इस राइट हैंड साइड के ब्रैकेट वाले टर्म्स को, ये जो टर्म्स हैं इनको अगर आप एक्सपेंड करें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला ही एक्सप्रेशन हैं तीनों। तो आपने इसको ओपन कर लिया, x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा, y माइनस जेड का होल स्क्वायर, z माइनस एक्स का होल स्क्वायर।
अब यहाँ पर देखिए x 2 टाइम्स आया हुआ है, z 2 टाइम्स आया हुआ है और y 2 टाइम्स आया है, और 2xy 2yz और -2zx ये 3 टर्म्स हैं। यानी कि यहाँ पर जो हमें ये 9 टर्म्स मिले हैं, इसमें इन 9 टर्म्स में 2x² 2y² 2z² और 3 टर्म्स, यानी कि टोटल 6 टर्म्स हो जाएंगे। इनमें हमारा 2 कॉमन है, वो हमने कॉमन आउट कर लिया, वो इस 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास बचता है x + y + z। अब इस x + y + z को हम जो 2 कॉमन आउट लेने के बाद जो 6 टर्म्स बचे हैं उनके साथ अब अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि इस x को इन 6 टर्म्स के साथ, इस y को इन 3 टर्म्स के साथ, इस z को इन 6 टर्म्स हैं उनके साथ, तो आपको 6 + 6 + 6 18 टर्म्स मिलेंगे। यहाँ पर इन 18 टर्म्स में से 6 टर्म्स इससे मिलेंगे, 6 टर्म्स इससे, 6 टर्म्स इससे, तो 18 टर्म्स मिलेंगे। इन 18 टर्म्स में से आपको 12 टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, 6 टर्म्स आपको बचने वाले हैं। आपको x³ बचेगा, y³ बचेगा, z³ बचेगा और -xyz -xyz और -xyz। ये -xyz -xyz 3 टाइम्स xyz हो जाएगा, -3xyz, और ये x³ y³ और z³, और यही तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड था। अब हम क्या इसको एक और तरीके से कर सकते हैं। हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया और अभी मैंने इस एक्सप्रेशन के लिए आइडेंटिटी आपको दिखाई, प्रीवियस पेज में हमने देखी थी कि ये किसके इक्वल होता है, इस चीज के इक्वल हमें इसे प्रूव करना है पहले, तो ये तो क्वेश्चन है। लेकिन ये होता किसके इक्वल है, x³ + y³ + z³ -3xyz, ये किसके इक्वल होता है? देखिए x + y + z, x + y + z हाफ, आपने इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया और हाफ से इसने आपने डिवाइड कर दिया, हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। इससे पहला एक्सप्रेशन क्या होता है, इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, x² y² + z² -xy - yz - zx होता है ना इसका एक्सप्रेशन। उसमें आपने 2 से मल्टीप्लाई करा, तो ये इस ब्रैकेट के अंदर जितनी टर्म्स थी वो 2 से मल्टीप्लाई हो गई और 2 से आपने डिवाइड भी कर दिया। अब क्या है, ये वाला एक्सप्रेशन तो एज इट इज यहाँ पर है, यहाँ पर अंदर आपने थोड़े से कॉम्बिनेशन बैठा दिए कि जो x 2 टाइम्स था, x² 2 टाइम्स था, उसको आपने अलग अलग कर लिया, y² को अलग अलग कर लिया, z² को अलग अलग कर लिया, और 2xy 2yz और 2zx तो आपने रखा हुआ है। आप इसमें से x² y² -2xy, x² z² -2z, y² z² -yz, अगर आप इनको इस तरीके से कंबाइन करके देखें तो आपको x - y का होल स्क्वायर, y - z का होल स्क्वायर और z - x का होल स्क्वायर यहाँ पर नजर आएगा। और ये वही एक्सप्रेशन है जो हमें राइट हैंड साइड में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को 2 तरीके से किया जा सकता है। ये एक वन शॉट वीडियो था, ये वीडियो एक वन शॉट वीडियो था जिसमें मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको कवर करने की कोशिश करी। अगर फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक रह गया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर मुझे ऐसा लगता है कि हाँ कुछ रह गया तो मैं उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना दूंगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।